अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा सब्जेक्ट, और उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा फोकस अभी तक रहा है कॉस्ट की नेचर के ऊपर। कॉस्ट क्या होती है और कॉस्ट को क्लासिफाई करने के क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। हम आखिरी जो क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे दैट वाज क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में हमने फिक्स कॉस्ट में टोटल कॉस्ट का बिहेवियर विद एक्टिविटी क्या है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर विद एक्टिविटी क्या है, इस पे बात हुई थी। वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर विद एक्टिविटी, मतलब यूनिट्स बढ़ते जाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आता है वो देखा था, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या फर्क आता है यूनिट्स के बदलने से। और यहां पे हमारी assumption रही थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, दैट डज नॉट चेंज। देन हमने आखिरी जो डिस्कशन की थी दैट वाज ऑन सेमी वेरिएबल, या इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है। कुछ बिजनेस की कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, जिसकी मिसाल हमने ली थी एक बिजली का बिल। दूसरी मिसाल इसकी हम ले सकते हैं एम्प्लॉय की सैलरी विद ओवर टाइम। तीसरी मिसाल इसकी कोई बन सकती है जी, और कोई मिसाल पोस्ट पेड मोबाइल बिल, इवन प्रीपेड मोबाइल बिल में हम जो पैकेज लेते हैं उसकी मिसाल भी यही है, उसमें भी हम वो ये वाला ग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। सो ऐसी कॉस्ट जिसमें दोनों एलिमेंट शामिल हैं, कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल, मतलब कुछ कंपोनेंट कॉस्ट का वॉल्यूम बदलने से नहीं बदलता लेकिन दूसरा कंपोनेंट कॉस्ट का वॉल्यूम बदलने से बदलता है। दोनों हिस्से जब शामिल होते हैं कॉस्ट में तो हम उसको सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। यहां तक हमारी बात कल पहुंची थी, तो कोई सवाल किसी बच्चे के ज़हन में, कोई एग्जाम्पल डाइजेस्ट ना हुई हो कल, कोई डेफिनेशन समझ ना आई हो, पूछना चाहते हो? अच्छा जी, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में आखिरी कॉस्ट इज स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट से फेमिलियर है जी हम? वेरी गुड। तो फिक्स्ड कॉस्ट और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या बात क्या बनी? बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि ग्राफ में बिहेवियर नजर आ रहा है कि सर्टन लेवल तक ये कॉस्ट फिक्स रही है, मे बी 0 यूनिट से लेके 100 यूनिट्स तक कॉस्ट फिक्स है। उसके बाद कॉस्ट ने एक स्टेप जंप ले ली, फिर 100 से लेके 200 तक फिर फिक्स रही है, उसके बाद फिर जंप ले लिया कॉस्ट ने, एंड सो ऑन। अच्छा, रियलिटी में ना ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिकली रियलिटी में दुनिया की शायद ही कोई कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती हो। दुनिया में बिजनेसेस की ज्यादातर कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट ही होती हैं। जैसे अभी हमने फिक्स कॉस्ट की जो मिसालें देखी थी ना, हम उन पे जरा नजर दौड़ाएं। हमने कहा था जी फैक्ट्री का रेंट फिक्स कॉस्ट है, हम 1 यूनिट बनाए 100 बनाए, रेंट तो रेंट है, वो तो वही जाएगा भाई 50,000 पर मंथ। लेकिन हम 1000 यूनिट बनाना चाहें, हम 10,000 यूनिट बनाना चाहें, हम 1 लाख यूनिट बनाना चाहें, क्या एक ही फैक्ट्री काफी होगी हमारे लिए हमेशा? आंसर इज नो। भाई एक फैक्ट्री की एक कैपेसिटी होती है, उसमें एक जगह है, एक मशीनरी लगी हुई है, उससे मैक्सिमम एक्स नंबर ही बन सकते हैं भाई। तो जब हमारे एक्स नंबर तक हमारी प्रोडक्शन पहुंच जाएगी, हम उससे ज्यादा यूनिट बनाना चाहेंगे, हमें एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी, और दूसरी फैक्ट्री की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। इसी तरह हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन इज फिक्स कॉस्ट, बट डेप्रिसिएशन का मैं फिक्स होने का मतलब भाई प्लांट पे आप 1 यूनिट बनाओ 1000 बनाओ, डेप्रिसिएशन तो सेम है क्योंकि वो तो पर एनम होती है। लेकिन भाई हमारे प्लांट की कैपेसिटी ही 1000 यूनिट्स की है। अब अगर मैं 1100 यूनिट बनाना चाहता हूं तो मुझे एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी। मैं 2100 यूनिट बनाना चाहता हूं, मुझे तीसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। मैं 3100 यूनिट बनाना चाहता हूं, मुझे चौथी मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मेरे प्रोडक्शन 1000 सा बैरियर तोड़ा करेगी, मुझे एक और मशीन खरीदनी पड़ा करेगी। तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स नहीं ना रही। जब 1000 यूनिट बना रहा हूं, एक मशीन इस्तेमाल हो रही है, एक मशीन की डेप्रिसिएशन मेरे अकाउंट्स में आएगी। मैं 1000 से ज्यादा यूनिट बनाऊंगा, से 1100 बनाऊंगा, तो मुझे 2 मशीनें चाहिए, मेरे अकाउंट में 2 मशीनों की डेप्रिसिएशन आएगी। मुझे फिर 2000 से ज्यादा यूनिट्स 2100 बनाऊंगा, मुझे तीसरी मशीन चाहिए होगी, मेरे अकाउंट में 3 मशीनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सो दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। और रियलिटी में दुनिया में ज्यादातर फिक्स कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट ही होती हैं।
फिक्स कॉस्ट मतलब जितने मर्जी जीरो से लेके जितने मर्जी यूनिट बनाते हैं जो कॉस्ट ना बदले, ये रेयरली होता है, ये रेयरली होता है। ठीक है जी। लेकिन बहरहाल हम इसको स्टेप फिक्स कॉस्ट को अलहदा डिस्कशन में लाते हैं और फिक्स कॉस्ट को डिस्कशन में अलहदा लाते हैं, क्योंकि हमें एकेडमिकली क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे और स्टेप फिक्स कॉस्ट वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों को अलहदा अलहदा ध्यान में रखना है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? किसको बेटा? माइलेज होती है, यानी कि हमारे जैसे स्पीड गाड़ी की स्पीड वगैरह बढ़ाती है, हाई करते हैं, तो उससे बेटा माइलेज कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट आपकी है फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, आपने कहा जी मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया, उसमें मेरा फ्यूल का खर्चा आया। सेमी फिक्स कॉस्ट के लिए आप कॉस्ट पहले समझो, कॉस्ट क्या, तो कॉस्ट हमारी फ्यूल कॉस्ट आ गई। अब आप कहो जी इस कॉस्ट में कोई फिक्स कॉस्ट है? फ्यूल कॉस्ट में कोई फिक्स कॉस्ट है कि मैंने गाड़ी ना भी चलाई हो तो पेट्रोल इस्तेमाल हो जाए? फ्यूल कॉस्ट तो वही है ना, पेट्रोल का इस्तेमाल। तो पेट्रोल एलिमेंट में, फ्यूल एलिमेंट में कोई ऐसी कॉस्ट है कि गाड़ी ना भी चलाओ तो फ्यूल इस्तेमाल हो जाए? तो आंसर इज नो, फ्यूल कॉस्ट इज ऑल वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, आप ये कह सकते हो कि फ्यूल कॉस्ट नहीं, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब रनिंग में फ्यूल आ जाता है, मेंटेनेंस में आपका रोड टैक्स आ जाता है, जैसे या टोकन टैक्स आ जाता है गाड़ी का। जैसे मेरी गाड़ी है तो मुझे सालाना, मैं गाड़ी चलाऊं या ना चलाऊं, मुझे रखनी है अगर गाड़ी तो मुझे सालाना से 15,000 रुपये पे करने गवर्नमेंट को, ये फिक्स है। व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की जब हम बात करें तो व्हीकल अपने पास रखनी है तो सालाना टैक्स पे करना जी 15,000 का। उसके बाद जितनी चलाओगे उतना पेट्रोल डलवा लेना, नहीं चलाओगे पेट्रोल जीरो है, टैक्स तो 15 चला गया, चलाओगे तो 15 टैक्स तो गया हुआ है, वो फिक्स है, जितनी चलाओगे फुल चला जाएगा। ठीक है, तो माइलेज इज नॉट कॉस्ट, कॉस्ट इज व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, जिसमें फ्यूल भी है, टोकन टैक्स भी है, टायर्स भी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कॉस्ट है। माइलेज इज नॉट कॉस्ट। माइलेज तो आप कह लो कि कॉस्ट को कॉस्ट की एफिशिएंसी देखने का तरीका है, भाई कितने किलोमीटर पर लीटर चल रही है गाड़ी। ठीक है, दैट इज नॉट अ कॉस्ट जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा। लेबर की बेस में इंक्रीमेंट लगता है जी, वो फिक्स कॉस्ट में आएगा। लेबर की सैलरी में जो इंक्रीमेंट लगता है, पहले तो हम ये फैसला कर रहे हैं किस लेबर की बात कर रहे हैं कि अगर तो हमारी लेबर है प्रोडक्शन वर्कर, तो प्रोडक्शन वर्कर को हम सैलरी दे रहे हैं 500 रुपये पर यूनिट, तो उसकी सैलरी ही वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, और उसको सालाना इंक्रीमेंट लगी तो एक साल बाद जाके वो 500 के बजाय 600 रुपये पर यूनिट होगी, तो स्टिल वेरिएबल ही है ना, वो तो वेरिएबल है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह फिक्स कॉस्ट, अगर हमारा एम्प्लॉय है, सिक्योरिटी गार्ड है, उसको हम सैलरी देते हैं 25,000 पर मंथ है, जो तो फिक्स है भाई, प्रोडक्शन करो या ना करो 25,000 जानी है। साल बाद इसकी सैलरी बढ़ के 25 से 30 हो जाती है, तो इट स्टिल रिमेन्स फिक्स कॉस्ट, क्योंकि उसकी सैलरी में इजाफे का ताल्लुक यूनिट से। डेफिनेशन ध्यान में रखनी है भाई कि भाई जो इजाफा आया है क्या वो यूनिट्स के बढ़ने की वजह से आया है? अगर तो कॉस्ट में इजाफा यूनिट्स के बढ़ने की वजह से आ रहा है तो वेरिएबल है, लेकिन कॉस्ट में इजाफे का ताल्लुक अगर यूनिट से नहीं है, ठीक है, तो फिर वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ठीक है, कॉस्ट में इजाफा इज नॉट द क्राइटेरिया, क्योंकि कॉस्ट में इजाफा तो स्टेप फिक्स कॉस्ट में भी आ जाता है ना, इसकी वजह से वो वेरिएबल तो नहीं हो जाती। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट ही है। हम कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट वो है जिसमें हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा आता है। वेरिएबल कॉस्ट की मजीद समझ हमने रखनी है, हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा। बोनस देंगे, मैं फिर अभी मैंने एक जुमला बोला, हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा। आप देखो जरा, क्या ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है? ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है ना। 0 यूनिट पे 0 खर्चा, 0 यूनिट पे 0 खर्चा, 100 यूनिट पे 100 रुपया खर्चा, 200 यूनिट पे 200 रुपया खर्चा। तो क्या हर इजाफी यूनिट पे इजाफी खर्चा अगर आता है जिस हेड में, वो कॉस्ट वेरिएबल है। जिस हेड में इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा नहीं आ रहा वो वेरिएबल नहीं है, वो कुछ और हो सकती है, वेरिएबल नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल के लिए ये डेफिनेशन। ग्राफ कोई भी कॉस्ट सामने आए ना बेटा, मैंने जो कल भी आपको जुमला बोला था, बेसिक्स असूल याद रखो। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन पता है आपको, उस असूल पे परख लो। जैसे भी आपके साथी ने कहा जी अगर इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट में इजाफा आ जाए तो क्या है, ये वेरिएबल या फिक्स? मैंने कहा वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? यूनिट्स के बदलने से जो कॉस्ट बदले। तो भाई इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट में बदलाव है, उसका यूनिट से कोई ताल्लुक
नहीं है। तो जिस कॉस्ट के चेंज का ताल्लुक यूनिट से है, यूनिट्स बढ़ेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी, यूनिट्स कम होंगे कॉस्ट कम हो जाएगी, वो हमारी वेरिएबल है। और यूनिट जीरो होंगे जीरो हो जाएगी कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये सेमी वेरिएबल है। यूनिट्स बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जरूर रही है, यूनिट्स कम होने से कॉस्ट कम जरूर हो रही है, लेकिन यूनिट जीरो होने पे कॉस्ट जीरो। इसका मतलब इसमें कोई फिक्स कॉस्ट भी शामिल है जिसका ताल्लुक यूनिट से नहीं है। ठीक है, तो हम बिहेवियर पे जज किया करेंगे। हमारे सामने कोई भी कॉस्ट आएगी, हम उसको बिहेवियर पे जज करेंगे कि वो बिहेवियर क्या है। मतलब बोनस जो है दैट मे बी कंसिडर्ड, अब डिपेंडिंग अपॉन पूरी डिटेल हमें दी जाए, वो हो सकता है उसका ताल्लुक सिर्फ फिक्स कॉस्ट से हो कि भाई आप इतने यूनिट बेचोगे तो आपको बोनस देंगे हम। सैलरी आपने दी हुई है जी, सैलरी 25,000 रुपये महीना है, लेकिन आपने महीने के 1000 यूनिट बेच लिए तो हम आपको बोनस देंगे 10,000 का इजाफी, और उसके बाद फिर उतनी सैलरी चलती है। 2000 आपने 2000 यूनिट बेच दिए, हम 10,000 का और बोनस दे देंगे आपको। तो बोनस में भी सिर्फ फिक्स कॉस्ट, वो हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा नहीं है, एक सर्टेन माइलस्टोन के बाद बोनस मिल रहा है, तो फिक्स कॉस्ट में क्लासिफाई हो सकता है। बट अगेन हमें उस कॉस्ट की डिटेल को पूरा पढ़ना पड़ा करेगा। ठीक है, हमें एग्जामिनर जब भी देगा हम उसको डिटेल को पढ़ेंगे। घर से हमने ये नहीं सोच लेना कि सर ने कहा था बोनस फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट है, ऐसा नहीं सोचना। एग्जामिनर आपको बोनस दे दे ऐसा जो शायद आपको दिखने में वेरिएबल लग रहा हो, दिखने में फिक्स लग रहा हो, तो आपको वहां पे पढ़ना है और फिर बिहेवियर डेफिनेशन के मुताबिक असेस करना है। आप घर से सोच के नहीं जाना। जी बेटा, अच्छा बेटा, वो है बिजली के बिल की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा पाकिस्तान में क्या होता है कि जैसे जैसे आप यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करते हो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। वैसे ये भी पाकिस्तान का निज़ाम है, पूरी दुनिया में हमने पढ़ा हुआ बल्क डिस्काउंट मिलता है, जितनी ज्यादा चीज खरीदते हो उतनी कीमत कम हो जाती है। तो बिजली वाले बिजली बना के बेच रहे हैं ना हम, और हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो हमें महंगा दे जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम है, दुनिया में ऐसा शायद ही कहीं होता हो, स्पेशली जब कमर्शियल काम हो रहा है। या तो कहना गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही, मुफ्त में बांट रही, मुफ्त में नहीं बांट रही कि ज्यादा खरीदोगे तो फिर पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तब तो समझ आती है कीमत बढ़ने का असूल। देखो बात, अगर गवर्नमेंट फ्री में बांट रही है ना बिजली, तो फिर समझ आती है ज्यादा इस्तेमाल करोगे फिर पैसा दे देना, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा है। अगर थोड़ी इस्तेमाल कर रहे हो तो फ्री में ले लो। लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सब्सिडीज तो है नहीं, गवर्नमेंट फ्री तो हमें दे नहीं रही जितनी, बल्कि हमें तो उल्टा जितने की गवर्नमेंट खरीद रही है मुनाफे के साथ बेच रही है। तो बहरहाल यहां पे हमारा रेट पर यूनिट बदलता है कि भाई 200 यूनिट तक इस्तेमाल करोगे तो 50 रुपए पर यूनिट, 200 से ऊपर की बिजली से 60 रुपए पर यूनिट, और देन 70 एंड सो ऑन चलता जाता है। अब यहां पे है तो ये वेरिएबल कॉस्ट, हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी कॉस्ट आ रही है। अब उसमें ये वाला बिहेवियर मिसिंग है, ये जो हमने पढ़ा ना, बल्कि हम इधर आ जाते हैं, चलें इसको देखते हैं। वी है बिजली के जो हम फिक्स कॉस्ट बिजली का छोड़ दो साइड पे, हम सिर्फ पर यूनिट जो बिजली पे कर रहे हैं उसकी बात करें। है तो वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जा रही है, जो कि फिलहाल हमारी डिस्कशन के स्कोप में नहीं आएगी, क्योंकि हमने कहा कि हमारी डिस्कशन में अभी जो बात रहेगी, आगे चलकर थोड़ी सी वेरिएशन से हम डील करें, लेकिन अभी जो बात रहेगी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम कांस्टेंट समझ के चलते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। बिजली के बिल में पाकिस्तान में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट नहीं रहती, बदल जाती है। उससे कैसे डील करना है उसको आगे चल के किसी स्टेज पे हम बात कर लेंगे, बट फिलहाल हम बिजली के बिल को जरा साइड पे कर देते हैं, क्योंकि जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर है। हमने अभी फिलहाल जिंदगी ध्यान रखी जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है। वैसे तो हमने कल ये भी बात की थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आ जाता है, किस वजह से? इकोनॉमीज ऑफ स्केल से। ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो मटेरियल पे डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी चेंज आता है। मैंने कहा था उसको भी अभी साइड पे रखो। ठीक है, अभी हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं। इसमें फर्दर जो वेरिएशन है उनको हम आगे डिफरेंट चैप्टर्स में कहीं ना कहीं हम उनको टच करते जाएंगे। ठीक है, आएंगे हमारे सामने, बट उनको कैसे डील करना है उसको हम आगे चल के देखेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? जी बेटा। सर, अगर फैक्ट्री का रेंट एक टाइम पीरियड के बाद घटता है, वो कुछ टाइम के लिए फिक्स रहता है, फिर एक टाइम पीरियड के बाद घटता है? टाइम के बाद बढ़ रहा है ना, यूनिट्स के बाद तो नहीं बढ़ रहा ना। अगर यूनिट्स की वजह से बढ़ता है कि भाई इतने यूनिट्स पर यूनिट खर्चा है, हर यूनिट पे इजाफी खर्चा जा रहा है तो वेरिएबल है। लेकिन जी हमारा खर्चा पहले 6 महीने हमारा रहेगा 1 लाख रुपया पर मंथ,
6 महीने बाद हो जाएगा 1,10,000 पर मंथ, साल बाद हो जाएगा 1,20,000 पर मंथ, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है। स्टेप फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक भी यूनिट से होता है। स्टेप फिक्स मैंने फिर क्या, आपने हर चीज को डेफिनेशन पे परख लेनी है। क्या किराए का बढ़ने का ताल्लुक प्रोडक्शन से है? आपने खुद ही बोला कि टाइम के बाद बदलता है, प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेप फिक्स कॉस्ट का ताल्लुक भी यूनिट्स के साथ है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ही हर नए यूनिट पे इजाफी खर्चा आता है। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है कि भाई सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी के दरमियान कॉस्ट फिक्स है, जैसे ही एक्टिविटी उससे ऊपर जाएगी एक स्टेप ऊपर चले जाएगा कॉस्ट का, फिर सर्टेन लेवल पे एक्टिविटी पे कॉस्ट फिर फिक्स रहेगी, जैसे ही एक्टिविटी उससे ऊपर जाएगी एक और स्टेप कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा नहीं है। वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? हर इजाफी यूनिट पर यूनिट खर्चा आता है, हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा, ये वेरिएबल है। लकड़ी, हर नए डेस्क के साथ नई लकड़ी, एक डेस्क पे 100 रुपए की, 2 डेस्क पे 200 की, 3 पे 300 की, ये वेरिएबल है। लेकिन टाइम से ताल्लुक हो गया तो वेरिएबल नहीं रही, ठीक हो गया। इन्फ्लेशन से ताल्लुक हो गया, कॉस्ट का बदलना इन्फ्लेशन के साथ है, वेरिएबल नहीं है भाई, यूनिट से नहीं बदल रही, ठीक है। कुछ भी होगी वेरिएबल नहीं होगी। वेरिएबल के लिए फिर मैं जुमला बोल रहा हूं, हर इजाफी यूनिट के साथ इजाफी खर्चा, यह है वेरिएबल की डेफिनेशन सिंपल अल्फाज में, ठीक है जी। कोई और सवाल? जी बेटा। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, यूनिट्स बढ़ने से बढ़ते जा रहे हैं, कैसे रेंट कम होगा? स्टेप फिक्स कॉस्ट, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर सैलरी है, हम 10 वर्कर के लिए एक सुपरवाइजर रखते हैं, जब से जैसे 11वां वर्कर हम लेंगे हमें दूसरा सुपरवाइजर रखना पड़ेगा, जैसे ही 21वां सुपरवाइजर लेंगे हमें 21वां वर्कर लेंगे हमें तीसरा सुपरवाइजर लेना पड़ेगा। अब वर्कर बढ़ते जा रहे हैं, 10 से 11, 11 से 21, 21 से 31, सुपरवाइजर कम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मशीनें 1 से 2 होंगी, 2 से 3 होंगी या कम होंगी? ठीक है, मशीनें बढ़ती जाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मशीनें बढ़ेंगी। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट का मुझे लगता है कि रिवर्स बिहेवियर शायद पॉसिबल नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ने से कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कम हो जाए। मतलब मेरे दिन में मिसाल नहीं आ रही, बट अगेन एग्जामिनर को ऐसी मिसाल बना दे तो बना दे भाई, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सौदा निगोशिएट किया जा सकता है, ठीक है। आप अपने लैंडलॉर्ड से ऐसा किराए का एग्रीमेंट निगोशिएट कर लो भाई कि मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मेरा किराया कम कर देना भाई, मान गया तो मान जाए भाई, हमें क्या इससे, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बट क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नॉर्मली का वर्ड यूज कर जाता हूं कि पत्थर पे लकीर नहीं कहें जानी कि सर ने कह दिया ऐसा तो ऐसा ही से। भाई सवाल में जो लिखा है उसको जरूर पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, फिर हमें समझ आएगी, क्योंकि यही तो एग्जामिनर हमसे टेस्ट करता है। एक अहम स्किल जो एग्जामिनर हमसे टेस्ट करता है कि क्या हमें सवाल पढ़ना आता है, क्या हम उसको पढ़ के मसले को समझ पाते हैं और जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम जवाब दे पाते हैं। ये बहुत अहम स्किल है। तो सवाल को हम पढ़ेंगे, हम असूल पढ़ते जा रहे हैं और हम सोचने का अंदाज देखते जा रहे हैं। भाई जो भी मसला आएगा हम किस तरह असूलों पे परखेंगे उसको। जैसे आपने मल्टीपल सवाल किया, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ये स्टेप है, मैंने हर चीज को इसके ऊपर डाल दिया लाके, मैंने ग्राफ पे डाल दिया। मैंने इस ग्राफ पे अगर फिट है तो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, इस ग्राफ पे फिट है तो सेमी से फिक्स कॉस्ट है, इस ग्राफ पे फिट है तो वेरिएबल कॉस्ट है, इस ग्राफ पे फिट है तो फिक्स कॉस्ट है। हमने असूल के बगैर हमारे जहन में सोच क्या आती है, हमारे जहन का झुकाव किस तरफ जाता है, ये नहीं चलेगा भाई। असूल है, असूल पे परखेंगे हम, ठीक है। और एग्जाम्पल को मैं फिर याद करा दूं, एग्जाम्पल को याद नहीं कर लेना कि भी रेंट होगा तो फिक्स ले लेना है, लकड़ी होगी तो वेरिएबल ले लेनी है, ठीक है, कमीशन है तो वेरिएबल ले लेनी है। हमने याद नहीं कर लेनी एग्जाम्पल, हमने असूल याद रखने, ये ग्राफ याद रखने भाई कि इन ग्राफ पे जो चीजें पूरी उतरेंगी वो हमारी फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल से फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएंगी। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी बेटा। बेटा हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं कि एक्टिविटी से कॉस्ट का ताल्लुक। अब आप जो बोनस दे रहे हो उसका ताल्लुक एक्टिविटी से तो नहीं है, उसका ताल्लुक तो टाइम से है, ठीक है। तो जनरली जिस कॉस्ट का ताल्लुक टाइम से होता है वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। माहाना रेंट, माहाना तनख्वाह,
ठीक है, वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है। अब आप जो बात कर रहे हो, आप सालाना तनख्वाह की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो एक वर्कर की एनुअल सैलरी से 10,000 पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 है, और हर साल के एंड पे उसको 20,000 का बोनस दे दिया जाता है। इसकी वजह से वर्कर की सैलरी सालाना 1,40,000 है। पहले साल भी यही है, अज्यूम करो इंक्रीमेंट अभी हम छोड़ देते हैं, दूसरे साल भी यही रहेगी, तीसरे साल भी यही रहेगी। तो ये तो सालाना सैलरी आ गई ना भाई, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो यूनिट्स कम बनाओ ज्यादा बनाओ, सालाना 1,40,000 पे कर रहे हो आप, यूनिट से ताल्लुक नहीं है। तो ये बोनस जो है ये सालाना सैलरी में ऐड होकर 1,40,000 सालाना कॉस्ट के तौर पे देखेंगे, ये सालाना कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, यूनिट बनाओ ना बनाओ कॉस्ट दे रहे हो आप। ठीक है, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिट्स कम है तो बोनस कम है, यूनिट ज्यादा हो तो बोनस ज्यादा है। अगर ऐसा होता तो सेमी वेरिएबल हो जाती। हम कहते जी सैलरी फिक्स है 1,20,000 और बोनस दिया जाएगा 2 रुपए पर यूनिट, जितनी यूनिट बनाओगे 2 रुपए पर यूनिट, वो वेरिएबल पार्ट हो गया। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, टोटल कॉस्ट क्या बन गई? सेमी वेरिएबल। फिर सैलरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन गई। ठीक हो गया, क्योंकि इसका ताल्लुक यूनिट से नहीं है, इसका ताल्लुक टाइम से है, ये सालाना है। इसका ताल्लुक अगर यूनिट से जोड़ दोगे तो ये वेरिएबल हो जाएगी, दोनों को मिला लोगे तो फिक्स प्लस वेरिएबल सेमी वेरिएबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेंगे भाई यूनिट से ताल्लुक है तो वेरिएबल है, नहीं है तो, और यूनिट से ताल्लुक भी, यूनिट से ताल्लुक तो भाई इसका भी है, यूनिट से ताल्लुक भी इसका भी है। तो यूनिट से ताल्लुक भी कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट से ताल्लुक होता है हर इजाफी यूनिट की इजाफी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट से ताल्लुक है हर इजाफी यूनिट्स पे इजाफी कॉस्ट, और स्टेप फिक्स कॉस्ट में यूनिट से ताल्लुक क्या है कि भाई एक सर्टेन लेवल ऑफ यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट सेम है, उससे ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट में एक स्टेप अप आ जाएगा, जंप आएगा। हर यूनिट पे इजाफी कॉस्ट नहीं आएगी, टोटल कॉस्ट में ही जंप आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से है, लेकिन ताल्लुक की नेचर फर्क है। ठीक है, वहां पे भी यूनिट से ताल्लुक है, वहां पे ताल्लुक की नेचर फर्क है। यहां पे समझ लो यूनिट्स और कॉस्ट की मंगनी हुई भी है, और यहां पे कॉस्ट और यूनिट्स की शादी हुई भी है। कदम कदम साथ चलना है, उधर थोड़े से इख्तलाफात, थोड़ी देर लहदा चलते हैं, फिर एक स्टेप ले लेते हैं कटा। ठीक है, तो ताल्लुक दोनों में है, लेकिन ताल्लुक की नेचर फर्क है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हमें एक मैथमेटिकल टूल सीखना है, हाइलो मेथड। ये टूल हम क्यों सीखने जा रहे हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? ये एक छोटा सा टूल है, इस पे हमें एग्जाम में कोई सवाल नहीं आता। हमें एग्जाम में जो सवाल आता है उस सवाल में 2 या 3 नंबर की वर्किंग आ जाती है। ये ठीक है, इसी स्टेज पे जब हम कॉस्ट बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इस टूल का ताल्लुक कॉस्ट बिहेवियर से ही ज्यादा जुड़ता है, और हमें जो सवाल कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर आगे चल के आएंगे डिफरेंट चैप्टर्स में, वहां पर यह टूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इस टूल को शुरू में ही सीख लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि बिजनेसेस में कुछ कॉस्ट बाय बिहेवियर वेरिएबल होती हैं, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं, कुछ सेमी वेरिएबल, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं बिजनेस की टोटल कॉस्ट उठाऊं, टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, तो उसमें ये चारों कैटेगरी शामिल होंगी ना। अब मैंने कहा जी चारों कैटेगरीज को मिला के मैंने एक टोटल कॉस्ट की फिगर उठा ली, और मैं टोटल कॉस्ट को अब स्टडी कर रहा हूं। टोटल कॉस्ट को जब मैं स्टडी करूंगा तो टोटल कॉस्ट का में सारी कॉस्ट शामिल है। बाय नेचर टोटल कॉस्ट इज ट्रीटेड, कैन बी अंडरस्टूड एज, कैन बी सीन एज सेमी वेरिएबल। बिजली सेमी वेरिएबल है, फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है, प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी वेरिएबल है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड है। ठीक है, मैं इन सबको इकट्ठा करूं, मैं कहूं जी इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, प्रोडक्शन वर्कर की सैलरी, सैलरी ऑफ प्रोडक्शन वर्कर, और सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। इनमें मैं चारों की वैल्यू उठाऊं और इनका यहां पे मैं टोटल ले लूं।
लेट्स अज्यूम मेरी फैक्ट्री में यही खर्चा होता है जी, टोटल ये खर्चा है। अब मैं जब इस टोटल कॉस्ट को पूछूं आपसे, भाई ये टोटल कॉस्ट क्या है, इसका तो आपने बता दिया भाई ये सेमी वेरिएबल है, ये क्या है फिक्स है, ये क्या है वेरिएबल है, ये क्या है फिक्स्ड है। सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, वेरिएबल, फिक्स्ड। मैंने कहा अच्छा इसका बताओ ये क्या है सेमी वेरिएबल, बिल्कुल ठीक है, ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल। जब इनको सम कर लिया तो ये सेमी वेरिएबल है, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल का भी शामिल है, कुछ फिक्स का भी शामिल है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एनी बिजनेस बाय बिहेवियर इट इज सेमी वेरिएबल, ठीक है। हर कॉस्ट को अलग-अलग हम पढ़ चुके हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। टोटल कॉस्ट हम यहां से समझ सकते हैं, भाई टोटल कॉस्ट में तो सारी कॉस्ट आ जाती हैं, तो टोटल कॉस्ट तो हुई फिर सेमी वेरिएबल, ठीक है। एक तो बात आपने ये पॉइंट याद रखना है, टोटल कॉस्ट ऑफ एनी बिजनेस इज सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कह लें या सेमी फिक्स कह लें इसको, ठीक है जी, एक ये बात याद होगी। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। हमें बिजनेस कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बड़ी हमने इसका इस्तेमाल पढ़ा था। हमने कहा जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज होती है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में, और बिजनेस डिसीजन हमेशा लिए जाते हैं फ्यूचर के बारे में। बिजनेस डिसीजन हमेशा फ्यूचर के बारे में होते हैं। पास्ट के बारे में आपने क्या फैसला करना, पास्ट तो हो चुका, फैसला तो करते हैं फ्यूचर के बारे में। जैसे आप आज बैठ के या आज से 6 महीने पहले आप लोगों ने फैसला किया मुझे कौन सा कैरियर ज्वाइन करना है। आज से 6 महीने पहले आपने फैसला किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए करना है, बीबीए करना है, क्या करना है। आपने फ्यूचर के बारे में फैसला किया। आपने आज से 6 महीने पहले यह फैसला तो नहीं किया था कि मुझे एफएससी प्री मेडिकल करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, वो तो हो चुकी थी भाई, वो तो उससे 2 साल पहले किया था फैसला। फैसला हमेशा फ्यूचर के बारे में होता है, ठीक है। तो हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पढ़नी है इस सब्जेक्ट में, हमारा एक आप कह लो कि मेजर हिस्सा, सिलेबस के 2 हिस्से हैं, एक कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारे सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बिजनेस डिसीजंस लेना सीखते हैं, जिसकी मैंने कुछ मिसाल दी थी, प्राइसिंग डिसीजन, प्रोडक्शन प्लानिंग डिसीजन। आगे चल के पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं हमारे इनके ऊपर। ये सारे फैसले फ्यूचर के बारे में होते हैं, और फ्यूचर के बारे में फैसला करते हुए हमें एक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगले महीने आप कितने यूनिट्स बनाओगे। पिछले महीने आपने जनवरी फरवरी मार्च गुजर गए हैं, आपने 500 800 700 यूनिट बनाए हर महीने में। आपसे सवाल हो सकता है अप्रैल के महीने में आपको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए। डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, बताओ भाई कितने यूनिट बनाओगे अगले महीने। बच्चे आपने कहा जी हम अगले महीने 800 यूनिट बनाएंगे। किस तरह बताया आगे चल के सीख लेंगे। फिलहाल हमने कहा जी हमने फैसला कर लिया अप्रैल के महीने में हमने 800 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। इसके साथ ही एक और सवाल भी आता है, भाई 500 यूनिट बनाए, 500 800 700 पीछे बनाए, अगले महीने 1000 बनाने हैं, ठीक है। 500 800 700 जनवरी फरवरी मार्च में हमने बना लिए, ठीक है। अगले महीने हमने 1000 बनाने हैं। हमसे इशू जो पूछा जाता है कि भाई आपने जनवरी में यूनिट्स बनाए 500, फरवरी में यूनिट्स बनाए 800 और मार्च में आपने यूनिट बना लिए 700। सवाल है अप्रैल में कितने यूनिट बनाने हैं। तो हमने डिफरेंट अपने टूल्स की मदद से फैसला किया हमें अप्रैल में 1000 यूनिट्स बनाने हैं। अगला सवाल हमसे होता है भाई इनकी प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ये भी बताओ जरा। हम जब डिसीजन मेकिंग में जाते हैं तो फ्यूचर की कॉस्ट एस्टिमेशन भी हमें करनी पड़ती है। डिफरेंट टॉपिक्स में हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मुझे 500 यूनिट की कॉस्ट बनाई थी, पता होगी ना मुझे 800 की पता होगी, मुझे 700 की पता होगी। मुझे टोटल कॉस्ट 500 की पता है। लेट्स अज्यूम, मैं अभी हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूं, ये जी 1 लाख है, 800 की 1,25,000 है और 700 की 1 लाख से 15,000 है। मुझसे पूछा जा रहा है 1000 की कॉस्ट बताओ। अब मसला क्या है कि भाई मेरी इस कॉस्ट में कुछ कॉस्ट वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, क्योंकि ये
टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में तो दोनों एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल। अच्छा, अब मैं 500 700 800 बनाऊं या 1000 बनाऊं, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज आना है? फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आना। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जिस रेशियो में यूनिट्स बढ़ते हैं उस रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट बदल जाती है, कम होगी तो कम हो जाती है, बढ़ेगी तो बढ़ जाती है। हमने ग्राफ पढ़ा था ना, सीधा ऊपर सीधा नीचे। अच्छा, अब इस डाटा से जब मैं चाहता हूं मुझे अप्रैल में 1000 यूनिट की कॉस्ट चाहिए, तो भाई इश्यू क्या आ गया, भाई मेरे पास तो टोटल कॉस्ट की फिगर अवेलेबल है, इसमें तो फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। जब मैंने फ्यूचर के किसी पीरियड के यूनिट्स की कॉस्ट मेजर करनी है तो उसके लिए जरूरी है मुझे फिक्स और वेरिएबल अलग-अलग मिले। मुझे जब फिक्स और वेरिएबल इसके दो हिस्से मिलने चाहिए, मुझे इसके दो हिस्से मिले, इसके दो हिस्से मिले। फिक्स मुझे पता लगे ये है भाई मंथली और पर यूनिट कॉस्ट ये आ रही है, तभी मैं बता सकता हूं 1000 यूनिट की कॉस्ट क्या होगी। यू शुड रिकॉल फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ क्यूएम, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन पड़ी हुई ना, y इज इक्वल टू a प्लस bx, ये इक्वेशन पड़ी थी ना। इस इक्वेशन में y होती थी टोटल कॉस्ट, a होती थी फिक्स्ड कॉस्ट और b होती थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स और x होती थी यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब जनाब मसला यह है, मुझसे पूछा जा रहा है 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट बताओ क्या है। तो 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट के लिए मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो मैं 1000 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकाल लूंगा। यही था ना इक्वेशन। तो भाई मेरे पास तो टोटल कॉस्ट अवेलेबल है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग नहीं है। इस काम के लिए हाइलो मेथड इस्तेमाल होता है। हाइलो मेथड का टूल इस्तेमाल होता है टोटल कॉस्ट डाटा में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करने के लिए। हम टोटल कॉस्ट डाटा में से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग कर लेते हैं, तो उसके बाद हम किसी भी प्रोडक्शन लेवल के लिए इस इक्वेशन की मदद से टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर लेंगे। 1000 की क्या 1200 की देखनी है, 900 की देखनी है, 750 की देखनी है, जिस मर्जी यूनिट्स की टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे हम। जब हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो। अच्छा जी, अब आइए हाई लो मेथड क्या कहता है। हाई लो मेथड स्टेप्स, 3 स्टेप में इसकी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 3 ही है, चौथा भी आ गया, 3 ही है जी। स्टेप नंबर 1, आपको हमेशा हाई लो मेथड की अप्लाई करने के लिए आपको इस शेप में डाटा दिया जाता है। किधर की शेप भाई वो है? ये आ रही है। जब भी हाई लो अप्लाई करने हैं आपको डाटा इस शेप में दिया जाएगा। डिफरेंट पीरियड्स में कितने यूनिट्स बनाए और उन पे कितना खर्चा लगा, ये यूनिट्स गिवन होगा तो ही हम हाई लो अप्लाई कर सकते हैं, तभी हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये डाटा दिया जाएगा। अब हम इस डाटा के मुताबिक स्टेप पढ़ते हैं। सेलेक्ट एक्टिविटी लेवल एंड कॉस्ट, select activity level and cost for the highest activity level and lowest activity level. Highest activity level और lowest activity level आइडेंटिफाई करो और उनकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करो। अच्छा जी, हम इस डाटा पे जाएं। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है हमारा 800 और उसकी कॉस्ट होगी 1,25,000 और लोएस्ट क्या है जी। स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको जो डाटा दिया गया है उसमें से हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी अलोंग विद देयर एसोसिएटेड कॉस्ट पिक कर लो। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड विद डिफरेंस इन नंबर ऑफ यूनिट्स। इस फार्मूला की मदद से आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, जरा ये फार्मूला पढ़ते हैं। ये हमने क्या फार्मूला पढ़ा, हमने कहा जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड विद डिफरेंस इन यूनिट्स। तो जनाब यहां से बताइए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आई, 25,000 बटा 300 कितनी जी 83.33 रुपीज पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई।
ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 1 है आपको जो डाटा दिया गया उसमें से हाईएस्ट एक्टिविटी उसकी कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी उसकी कॉस्ट, ये पिक कीजिए। स्टेप नंबर 2 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर कीजिए जो कि टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड विद टोटल यूनिट का डिफरेंस। 25,000 कॉस्ट का डिफरेंस, 300 यूनिट का डिफरेंस, 83.33, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब तीसरा स्टेप आता है फिक्स कॉस्ट की मेजरमेंट का। फिक्स कॉस्ट मेजर करने के लिए आप तो जैसे देखिएगा, आप इनमें से कोई भी कॉस्ट उठा लो। जो 2 कॉस्ट आपने सिलेक्ट किया ना, इनमें से कोई भी कॉस्ट उठाओ, ये उठाओ या ये उठाओ, तीसरी नहीं उठा सकते, ये ध्यान में रखना। हाइलो मेथड यह कहता है कि भाई जो 2 कॉस्ट आपने सिलेक्ट की हैं उनमें से कोई एक कॉस्ट उठानी है। चलें मैं 1 लाख उठाता हूं। इस टोटल कॉस्ट में से इन यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। 500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 83.33 के हिसाब से कितनी बनती है जी? 500 इंटू 83.33 जी 41,665। तो जनाब बता दीजिए फिक्स कॉस्ट क्या बची? 58,335। लीजिए जी, ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट अलग आ गए। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट और ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट हमारी यहां पे पर मंथ है क्योंकि हमने मंथली डाटा लिया ना, जनवरी फरवरी मार्च। ये 1 महीने की टोटल कॉस्ट है ना। हमने क्या किया, 1 महीने की टोटल कॉस्ट में से उस महीने की वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी। टोटल कॉस्ट में 2 हिस्से होते हैं ना, एक फिक्स और एक वेरिएबल। तो हमने टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, तो बाकी क्या बचा? फिक्स कॉस्ट। तो जनाब ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। तो अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग हो गए, यही चाहिए था ना मुझे। अब मैं इसको टोटल कॉस्ट की इक्वेशन में डालूंगा, यहां पे a + bx में 1000 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो यहां पे डालिए इसको, a फिक्स कॉस्ट 58,335 प्लस b 83.33 इंटू 1000। तो बताइए यहां से टोटल कॉस्ट कितनी आई? 141,665 रुपीज। ये है जी हमारे पास अप्रैल के महीने की टोटल कॉस्ट, अगर हम 1000 यूनिट बनाएंगे तो। ठीक है, ये हाइलो मेथड की मदद से हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग कर सकते हैं। जब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अलग-अलग हो जाए तो हम फिर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, टोटल कॉस्ट इक्वेशन की मदद से किसी भी यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बना सकते हैं। ये चीजें आपने क्यूएम में बड़ी डिटेल में बार बार देखी हुई है। ये इक्वेशन रिवीजन है आपकी, हाइलो मेथड नई चीज है। हाइलो मेथड के 3 स्टेप्स आपके सामने मैंने शेयर किए। हाइलो मेथड में आप हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी विद कॉस्ट सेलेक्ट करें। स्टेप नंबर 2 वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन करें। स्टेप नंबर 3 फिक्स कॉस्ट डिटरमिन कर लें। इसके बाद आप किसी भी एक्टिविटी लेवल की लिए टोटल कॉस्ट मेजर कर सकते हैं। ये जी आपके सामने स्टेप्स एक तो फिर लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए, एक तो फिर रीड थ्रू कर लीजिए। कोई बात समझ नहीं आई जो मैंने की, पूछिए। ये सारी चीजें जो स्लाइड पे आपके सामने आती हैं बेटा, ये सब कुछ किताब में अवेलेबल होता है। किताब आइडली आपके पास, हर बच्चे के पास होनी चाहिए क्लास में, और ताकि जो बातें आपको बताई जा रही हैं आप किताब में इन पे टिक भी करते जाओ भी हाँ ये बातें किताब में हमारे सामने लिखी हुई हैं। जो बात आपको लगे किताब में कोई यहां पे आ गई सामने या मैंने बोली जो किताब में आपको नजर नहीं आई, तो यू कैन टेक अ शॉर्ट नोट, मुझसे कह सकते हो, टाइम लेके लिखने का और खुद लिख सकते हो। बट मैंने कहा कि जैसे ये सारी कॉपी जो है या आपके ये जितनी भी स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं सारी किताब की कॉपी पेस्ट है, उसकी एक्सट्रैक्ट है, उसकी समरी है, जो डिस्कशन के बजाय मैं बोर्ड पे लिखता मैं सामने ले आया ताकि डिस्कशन पे हम ज्यादा टाइम दें बोर्ड पे लिखने के। अच्छा जी, लीजिए जी, अब जरा आपकी क्लास एक्टिविटीज शुरू होंगी। इलस्ट्रेशन 1 रिक्वायरमेंट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर कीजिए।
मंथली फिक्स कॉस्ट बताइए। हाइलो मेथड यकीनन हम अप्लाई करेंगे। जी जनाब, अभी आपके सामने मैंने एक एक्टिविटी परफॉर्म की हाइलो की, अब आपकी बारी है। हाइलो परफॉर्म कीजिए। हर बच्चे के रजिस्टर पे सोल्यूशन चाहिए मुझे भाई। स्टेप नंबर 1, एक्टिविटी लेवल को देखिए, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई कीजिए। हाईएस्ट क्या है 2300, लोएस्ट क्या है 1500 और उनकी एसोसिएटेड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रजिस्टर पे हर बच्चा सॉल्व करे। मजीद फिर हम इस पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है जी 20। वेरी गुड, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। और इसके बाद फिक्स कॉस्ट चाहिए हमें, मंथली फिक्स कॉस्ट। आप 296 को लेके हल करें या 280 को लेकर हल करें, जो मर्जी करें, आंसर सेम आएगा। जैसे 296,000 को जब लेंगे तो इसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी वो 2300 की 20, और अगर आप अल्टरनेटिवली 280,000 की कॉस्ट को पिक करेंगे तो इसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट लेस होगी वो 1500 इंटू 20। दोनों केसेस में जवाब आपका 2,50,000 ही आता है। ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई। हाइलो मेथड की मदद से टोटल कॉस्ट में से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट को अलहदा अलहदा कर पाते हैं। हाँ जी, कोई सवाल? जी बेटा, हर बच्चे का हल हो रहा है मामला? अच्छा, एक चीज बेटा, ये आपने कैसे लिखा, मैं इसको समझ नहीं पा रहा। ये तो आपने 16/8 2 आता है, 20 कैसे निकाला आपने? बेटा ऐसे नहीं, जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? आपने एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। अगर करना है तो 1000 में राउंड ऑफ करना है तो 1000 में राउंड ऑफ भी प्रॉपर कीजिए। आपने तो 2 रुपये निकाल लिए कॉस्ट पर यूनिट, 20 रुपया कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है? जैसे एग्जाम में करना है वैसे ही उसी फॉर्मेट पे ही क्लासरूम में प्रेजेंट करने की आदत डालिए, उसी फॉर्मेट पे ही घर पे काम करने की आदत डालिए। अदरवाइज अगर शॉर्टकट अडॉप्ट करोगे तो आपकी एग्जाम में शॉर्टकट की टेंडेंसी एरर्स करवा देगी आपसे। तो हमने एग्जाम को सामने रख के सारे काम करने हैं, हमने क्लासरूम का डांगे डपाऊ काम नहीं करना, ठीक है? हमने एग्जाम सामने रखना भी, हमारा हर लम्हा जो हम पढ़ने में क्लास में या घर पे लगाएं, that should contribute towards preparation for the examination hall। एग्जामिनेशन हॉल में जो काम करने हैं उसकी तरफ हमें चलना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आगे चल के मजीद आपको गाइडेंस देता जाऊंगा किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना। अच्छा, यहां पे अब इसकी फिलॉसफी समझ लो इस फॉर्मूले की। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन की लॉजिक क्या है कि भाई हमने 1500 यूनिट बनाए, 2,80,000 खर्चा था। हमने 2300 यूनिट बनाया, 296 आया। 800 इजाफी यूनिट बनाने की वजह से खर्चे में इजाफा आ गया। तो भाई यूनिट्स के बढ़ने से जो कॉस्ट बदलती है वो क्या होती है? इसका मतलब ये जो 16,000 कॉस्ट है ये 800 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो 16,000 कॉस्ट है ये 800 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। और हमने पढ़ा हुआ है अभी तक के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। 800 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 16 हर यूनिट की बराबर होती है, तो 16,000 बटा 800 20 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 आए। ठीक हो गया? तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर हमने एक और बात पढ़ी है, फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है। आप 1500 यूनिट बनाओ तो भी फिक्स कॉस्ट सेम है, आप 2300 यूनिट बनाओ फिर भी फिक्स कॉस्ट सेम है। इसलिए मैंने आपको कहा था भाई 2,96,000 में से इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो या 2,80,000 में से इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, फिक्स कॉस्ट सेम आती है 250। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं इन दो के अलावा कोई तीसरी कॉस्ट आपने उठानी नहीं है फिक्स कॉस्ट के लिए, क्योंकि बाय द वे कोई तीसरी कॉस्ट होगा ना उससे फिक्स कॉस्ट फर्क आ जाएगी, उससे फिक्स कॉस्ट फर्क आ सकती है। उसकी वजह क्या है कि भाई हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, हमने कहा फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन रियलिटी में क्या वाकई ऐसा होता है? रियलिटी में तो हमें पता है थोड़ा ऊंच नीच आ जाती है भाई। रियलिटी में बल्क डिस्काउंट की वजह से वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी कम भी हो सकती है, कभी मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ भी सकती है। ठीक है, बिजली की वेरिएबल कॉस्ट अभी हम बात कर रहे थे, इस्तेमाल से बढ़ भी जाती है। रियलिटी में 19-20 फर्क आता है, लेकिन जब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं तो हमारी बेसिक अजम्पशन रहती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट और फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट, अनलेस एग्जामिनर हमें कुछ और बता दे। जब बताएगा तो अभी हम देखेंगे उससे कैसे डील करना है, बट फिलहाल हमारी अजम्पशन यही है। अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया तो हमारी अजम्पशन हमेशा यही रहेगी, हम हमेशा इसी गाइडलाइन पे, इसी असूल पे चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट और फिक्स कॉस्ट भी कांस्टेंट ऑल प्रोडक्शन लेवल पे। ये बेसिक असूल याद रखिएगा। तो उसी असूल के तहत मैंने क्या किया कि भाई 800 इजाफी यूनिट बनाने पे 16,000 इजाफी खर्चा आया, ये तो सारा वेरिएबल है और वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट की बराबर होती है। उसी असूल के तहत वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, इसी असूल के तहत वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपए निकाल ली मैंने। फिर प्रोडक्शन 1500 हो, प्रोडक्शन 2300 हो, फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, इसी असूल के तहत मैं फिक्स कॉस्ट यहां से निकाल लूं या यहां से निकाल लूं, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रोडक्शन 1500 है, 2300 है, फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट और हर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट। ये दो असूल हैं जिन पे हाई लो मेथड खड़ा हुआ है। ठीक है, ये असूल दोनों आपकी किताब में अलहदा से लिखे हुए हैं। मेरे पास हाईलाइट यहां पे तो नहीं मैं कर पाया, लेकिन आपके पास नोट्स में ये यकीनन लिखे हुए हैं, हाईलाइट हुए हुए हैं। ये आ रहे हैं जी आपका असूल पेज नंबर 6 पे, ये पेज नंबर 6 पे ये असूल आपके पास लिखे नजर आ रहे हैं। ठीक है, कि आपके दो बेसिक असूल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट हर एक्टिविटी लेवल पे भी कांस्टेंट है। इन दो असूलों पे आपका हाई लो मेथड खड़ा हुआ है। किताब कितने बच्चे हासिल कर चुके हैं अब तक? नीचे करना, कितने बच्चे हासिल नहीं कर चुके अब तक? तकरीबन कोई 10, 15, 18 बच्चे। तो बेटा किताब ले लीजिए, क्योंकि आपके पास किताब होगी तो ही आप क्लास में अच्छे अंदाज में फॉलो कर पाएंगे डिस्कशन को और घर पे जाके रिवाइज कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, अगर किताब नहीं है तो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर जिन बच्चों के पास आज किताब नहीं है, कल सबके पास किताब होनी चाहिए भाई। अच्छा जी, अब इलस्ट्रेशन 1 की थी आपने, तो अब जरा इलस्ट्रेशन 2 एक और एक्टिविटी करें जरा। किधर पहुंच गया मैं? इलस्ट्रेशन 2, इसमें क्या रिक्वायरमेंट सेम है जी, जस्ट रिवीजन एक्टिविटी छोटी सी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट बताइए मंथली क्या आती है?
काका ऊपर कॉस्ट नीचे यूनिट्स। फार्मूला देखो, जब तक याद नहीं होता देख के इस्तेमाल करो। ऊपर कॉस्ट का डिफरेंस है, नीचे यूनिट्स का डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट डिवाइड विद डिफरेंस इन द यूनिट्स। तो जनाब वेरिएबल कॉस्ट क्या आई? 4 रुपए। और फिक्स कॉस्ट क्या आई? 1 लाख। जबरदस्त हो गया जी। तो वेरिएबल कॉस्ट आपने मुझे बता दी पर यूनिट 4 रुपए, और मंथली फिक्स कॉस्ट बता दी आपने मुझे 1 लाख। किसी बच्चे को एतराज जनाब इस कैलकुलेशन में कोई हेल्प चाहिए तो पूछिए। अच्छा जी, अब एक काम कीजिए, इस डाटा को लेके टोटल कॉस्ट इक्वेशन बना सकते हैं? इस डाटा को लेके टोटल कॉस्ट इक्वेशन बनाइए और मुझे बताइए एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट फॉर जनवरी इफ we plan to produce 4,200 यूनिट्स। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट इक्वेशन लीजिए जी। 1,16,800 टोटल कॉस्ट इक्वेशन हमारी बनेगी। y इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 4x। तो फीड करेंगे 1 लाख, x की जगह 4,200, तो 16,800 बन गया। 1,16,800 ये है जी टोटल कॉस्ट। अगर हम, और ये मैंने एक वर्ड यहां पे यूज किया, ये हम जनवरी आने वाले महीने की कॉस्ट का अंदाजा लगा रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट में भी डिफरेंट, इससे थोड़ी फर्क हो सकती है। ये हमने अंदाजा लगाया है क्योंकि फ्यूचर के बारे में जब भी हम कोई डाटा गैदर कर रहे होते हैं तो फ्यूचर के डाटा हमेशा एस्टिमेटेड ही होता है। एक्चुअल डाटा तो पास्ट का होता है जो गुजर चुका है, फ्यूचर का डाटा कभी एक्चुअल नहीं होता। तो हमने तो जनवरी आने वाले महीने की कॉस्ट का अंदाजा लगाया है। तो दैट हैज टू बी एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का वर्ड भी यूज करता है एग्जामिनर, कभी एक्सपेक्टेड का वर्ड भी यूज किया जाता है। ठीक है, एस्टिमेटेड कह लें या एक्सपेक्टेड कह लें, एक ही बात है। या बल्कि एक और वर्ड यूज होता है बजटेड, एक ही बात है। तो बजटेड, एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड हमारे इनका मतलब सेम ही है। आल्दो बजट का मतलब थोड़ा सा मजीद एक्सपैंड हो जाता है, लेकिन वो आप इंशाअल्लाह कैप 6 में मिलेंगे तो वहां पे हमारा बजट का पूरा एक टॉपिक है, चैप्टर है, वहां पे पढ़ेंगे हम। फिलहाल हमारे लिए बजट का मतलब एक्सपेक्टेड ही है। ठीक है, अंदाजा, आने वाले पीरियड का अंदाजा, यही है बजट का मतलब। अच्छी छोटी सी एक्टिविटी हमारी, लीजिए जी, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, फिर टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है। हमसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। बताइए इस इक्वेशन के मुताबिक फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8,000। इसके मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 40। और अगर 200 यूनिट बनाने हो तो टोटल कॉस्ट 16,000। ठीक हो गया जी। कोई डिसएग्रीमेंट हो, कोई बात समझना है बेटा, सवाल करना है, तरीका है हाथ खड़ा कर देना। अच्छा एक बात, कल बेचारे को थोड़ी डांट बढ़ गई, सवाल करने का तरीका सुन लो बेटा। किसी भी क्लास में बैठे हैं, किसी भी मीटिंग में बैठे हो, यह भी आपकी एक लर्निंग है। आपने पहली बात कभी किसी बड़े को बोलते पे टोकते नहीं है। अगर आपको कोई बात करनी है, यू सिंपली क्लास में तो रेज योर हैंड। ठीक है, मुझे पता लगा आपने सवाल करना है, मेरा जैसे ही पॉज आएगा आई विल आस्क। जैसे आज माशाल्लाह कुछ बच्चों ने ऐसे किया, हाथ खड़ा किया, मैं बोलता रहा, मैंने जुमला पूरा किया, हाँ जी बेटा आप सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही तरीका क्लासरूम का एक तरीका रहता है, और यही तरीका आपने कल को जाके इंशाअल्लाह मीटिंग्स में बैठना है।
ठीक है, आप ग्रुप में बैठे होंगे जिसमें आपके सीनियर्स भी बैठे होंगे, बॉसेस के बॉसेस बैठे होंगे, तो वहां पे भी आपने सवाल करने हुआ करेंगे, वहां पे पूछना करेगा, तो उधर इतना हाथ तो नहीं खड़ा करते, लेकिन यू जस्ट वेट फॉर द पॉज। जब पॉज आता है तो फिर आप इस तरह हाथ खड़ा करके आई वांट टू हैव अ क्वेश्चन, तो मेरा ये क्वेश्चन, आप इस तरह बात करते हैं। ठीक है, तो कभी भी जिस तरह हमें घरों में भी सिखाया जाता है ना, भाई बड़े बोल रहे हैं बीच में नहीं बोलना, वो भी एक तमीज का, अदब का तकाजा है। तो इसी तरह बातों में अदब के तकाजे हैं, क्लासरूम के तकाजे हैं, मीटिंग्स में बैठेंगे हम कल को जाके, वहां पे भी तकाजे होंगे, हमें इनका ख्याल रखना होता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल को देखा जाता है हर लिहाज से, सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि वो काम कैसा करता है। सबसे पहले जिसको देखा जाता है वो दिखता कैसे है, ड्रेसिंग कैसे है इसकी। नौकरी के लिए जाओगे ना, बल्कि सीवी, सबसे पहले तो सीवी आ गया, प्रेजेंटेशन, आपने अपने आप को कितना अच्छा तैयार किया जॉब के लिए, सीवी में कितनी चीजें आपने लिखी हुई हैं, कितने कोर्सेज, कितनी स्किल्स आपने सीवी में शामिल कर दी हैं सीख के। पहला काम वहां पे आ गया। दूसरा काम, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आपको देखा गया, ड्रेसिंग कैसी है भाई, दिखने में नीट एंड क्लीन, टाइडी ड्रेस, प्रोफेशनल कॉर्पोरेट ड्रेस पहना हुआ है आपने। फिर कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, बोलते कैसे हो, तो भाई स्किल्स सीखी हुई है, डिग्री हासिल की हुई है, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। दिखने में ठीक हो, बोलने में ठीक हो, तो काम करने का मौका दिया गया। और काम करने में भी आपको फिर ये सारी चीजें बार बार देखी जाती हैं। मैंने शायद जिक्र नहीं किया, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इतने स्ट्रिक्ट यकीनन होते हैं, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे मिला, एसीसी कर रहा था, आज से 12-14 साल पुरानी बात है। मैं इस टिप पे आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने भी उस इंटरव्यू सिलेक्शन फेज में जाना है, अभी से अपने आप को देखना शुरू करना। अब मुझे नहीं पता याद मैंने जुमला बोला कि नहीं बोला क्लास में पहले। वो इंग्लैंड में मुझे मिला, एक बच्चा एसीसी कर रहा था मुझसे, 1 साल के लिए गायब हो गया, साल बाद नजर आया मुझे। तो मैंने पूछा बेटा कहाँ पे हो, कहते जी मैं सर इंग्लैंड में ABN AMRO बैंक में जॉब कर रहा हूँ। मैं कहा इंग्लैंड में ABN AMRO बैंक में तू जॉब कर रहा है भाई, तू पाकिस्तानी देसी मातर किधर पहुंच गया इधर, वहां पे तो गोरों के अलावा नौकरी नहीं मिलती किसी को। मैंने तो यही सुना है, मेरे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो यही कहते हैं जाके, जी गोरों के अलावा नौकरी को नहीं देता वहां पे किसी को, हमें तो नहीं देते। वो कहता जी सर ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी वहां पे मिलती है लेकिन मेरिट पे मिलती है। उनका बस मेरिट बड़ा टाइट होता है, हमारे पाकिस्तानी उस मेरिट पे पूरा नहीं करते। तो उसने वैसे मुझे खुद बताया, सर मैंने KPMG टॉप की फर्म है वहाँ पे पाकिस्तान में, जैसे KPMG ऑफिस है, मैंने ट्रेनिंग की हुई है, तो KPMG लंदन ऑफिस समझो उनका हेड ऑफिस है। देखिए जी मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ABN AMRO में हो गया। तो लेकिन कहता सर मेरा KPMG जाने को बड़ा दिल चाहता है। बेशक ABN AMRO में मेरी जॉब बड़ी अच्छी है, तकरीबन CS जितनी तनख्वाह ले रहा था वहाँ पे, वो जो जितनी चार्टर्ड अकाउंट्स को मिलती थी उसी का लगभग उसकी तनख्वाह थी। तो कहता जी मैंने लेकिन KPMG में दोबारा एक साथ ट्राई करना है, इस दफ़ा तो मैं रह गया। तो मैंने कहा क्यों रह क्यों गया, पता है तुम्हें? कहता सर बेसिकली उनका ना 13 स्टेजेस का था, या 11 या 13 स्टेजेस का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर था, जिसमें टेस्ट, इंटरव्यूज और पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक चीज मुझे भूलती नहीं है, क्योंकि वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी बात, मतलब सिर्फ आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि भाई कितने लोग एम्प्लॉयर कैसे देख रहा होता है। क्योंकि अक्सर बच्चे ना आप में से ही निकलते हैं जो बड़े अच्छे यूं फ्लाइंग कलर में कैफ पास करते हैं और खुदा ना खास्ता रिक्रूटमेंट में, इंटरव्यू में फेल होते हैं। वो कहते हैं जी देखें जिस फारसी को रख लिया मुझे नहीं रखा, मेरे तो इतने अच्छे ग्रेड्स थे, मेरे तो मैट्रिक में 98% थे, FSC में 99% थे, मेरा तो कैफ भी 2 अटेम्प्टों में था, मुझे नहीं रखा। तो भाई रखते सिर्फ ग्रेड देख के नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि KPMG लंदन में एक स्टेप सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, दैट वाज डिनर विद द पार्टनर इन 7 स्टार होटल। मतलब वो ये भी देखते हैं कि इस बंदे को होटल में बैठ के खाना खाना भी आता है, टेबल मैनर्स भी हैं। हायरिंग से पहले इस हद तक जितना बड़ा ऑफिस होगा उतनी गहराई में आपको खंगालता है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं कि डिग्री ले ली मैंने, इस कैफ कर लिया तो बस मैं हो गया। अभी से काम शुरू कर दो अपने ऊपर, अभी से अपनी ड्रेसिंग पे काम करो, अभी से अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो। जैसे आप लोगों के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि बड़ा राइट टाइम है काम करने का। हमारे कितने ही बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा बैकग्राउंड रिलीजियस होता है, देहाती बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ हमारे KPK से मेरे एक दोस्त कितने ही थे, मिस्टर CA कर रहे थे, KPK बैकग्राउंड से थे। टेंडेंसी होती है हमारे देहाती बैकग्राउंड के बच्चों की और ये KPK के बच्चों की कि दे ट्राई टू लिव विद देयर लोकल जो फ्रेंड्स वहां के, एंड देन व्हेन इन हॉस्टल दे ट्राई टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। मतलब सराइकी है तो दोस्तों से सराइकी बोली जाएगा, पठान है तो दोस्तों से आपस में पठानी आप पश्तो ही बोली जाएंगे। ठीक है ना, ये उनकी एक
टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि आपने सारी जिंदगी गुजारी देहात में, वहां पे आपका लहजे पे एक छाप आपके इलाके जबान की रह जाती है। आपने सारी जिंदगी गुजारी केपी में, आपके लहजे में एक छाप होती है आपकी लोकल जबान की, बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में मूव करते हैं तो आपकी जबान में सफाई चाहिए होती है कि जो जबान आप बोल रहे हो वो उस जबान के लहजे में बोलो। उर्दू बोल रहे हो तो वो उर्दू के लहजे में बोलो, सराइकी के लहजे में ना बोलो। सराइकी बोल रहे हो, सराइकी के लहजे में जरूर बात करें, लेकिन उर्दू को उर्दू के लहजे में बोल पाए। लेकिन हमारा बच्चा जब सराइकी बेल्ट से आया, यहां पे 2 साल कैफ किया, 2 साल सराइकी बोलता रहा, यहां पे उसने उर्दू बोलने की प्रैक्टिस नहीं की। तो जब इंटरव्यू में जाएगा उर्दू बोलने की कोशिश करेगा, उर्दू की अंग्रेजी भी सराइकी लहजे में बोलता है वो। इसी तरह पठान बच्चे होते हैं, 2 साल यहां रहे, कैफ करते रहे, आपस में पश्तो बोलते रहे, ना उर्दू के लहजे में सफाई आई ना अंग्रेजी के लहजे में सफाई आई। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते इंटरव्यू में कि आप अंग्रेजी फर बोलोगे, बट मैं चूंकि इंटरव्यू भी करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो भी जबान बोलोगे साफ सुथरे लहजे में बोलोगे। उर्दू बोलोगे तो साफ सुथरे लहजे में बात करोगे। और हम प्रेफर करते हैं कि उर्दू बोलते हुए अगर 2-4 जुमले, फुल सेंटेंसेस, फुल इंटरव्यूज बड़ी कम फॉर्म होंगी जो फुल आपसे इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट करती हैं। मे बी आप 20 जगह इंटरव्यू दोगे, 20 में से 1 या 2 होंगी जो कि फुल कम्युनिकेशन प्रेफर करेंगी। बाकी फर्म प्रेफर करेंगी भी साफ सुथरा लहजा हो और बीच में बाइलिंगुअल। जैसे आप, मैं यहां पे खड़ा हूं ना, जो अगर आप मेरी लहजे पे गौर करोगे तो मैं बाइलिंगुअल बोलता हूं। मैं कुछ जुमले अंग्रेजी में बोलता हूं, कुछ जुमले उर्दू में बोलता हूं। दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो इंटरव्यू में हमारी स्टूडेंट से होती है कि भाई आपके पास दोनों जबानों पे रीजनेबल कमांड हो, लेकिन लहजे की सफाई बड़ी जरूरी है। तो अभी से अपनी तैयारी पर टेस्ट पे काम कीजिएगा कि आप जब भी घर पे हैं, हॉस्टल में हैं, अपने जबान जो आपने इंटरव्यू में यूज करनी है उसको प्रैक्टिस करना शुरू करो। इट हैज टू बी बाइलिंगुअल। इंग्लिश पे कमांड हो तो बहुत अच्छी बात है, जरूर बोलिए। कमांड नहीं है तो कभी बोलने की जबरदस्ती कोशिश ना कीजिए, क्योंकि इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आप वो जबान बोल रहे हो जिसपे आपको कमांड नहीं। कमांड नहीं है तो बाइलिंगुअल इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, अच्छा जी, आगे आइए। एक और, कंसिडर लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस एंड आंसर द फॉलोइंग। द लाइन वुड क्रॉस y एक्सिस। ये याद है ना भाई, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे होता था। टोटल कॉस्ट का ग्राफ, टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल होती है ना, तो सेमी वेरिएबल का ग्राफ यही है ना, ठीक है ना। तो अब द लाइन वुड क्रॉस y एक्सिस एट, y एक्सिस पे लाइन क्रॉस होती है कहां पे, मतलब 0 यूनिट्स पे कॉस्ट कितनी होगी, ये तो फिक्स कॉस्ट होती है ना भाई, y इंटरसेप्ट होता है और ये 1488 है। ग्रेडियंट मतलब स्लोप मतलब वेरिएबल कॉस्ट 20, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इक्वेशन का, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का थोड़ा सा नॉलेज था जो कि ऑल्दो हमारे यहां पे बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन एक नॉलेज है उसको कैरी कर रहे हैं तो सीखा हुआ है, तो उसको लेके ही आगे चलते हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक, किसी बच्चे के ذहन में कोई सवाल? अच्छा जी, आगे भी हमारा हाइलो मेथड का ही केस है, कोई हाइलो मेथड की एक्टिविटी है, लेकिन मेरा दिल चाहेगा कि इनको हम कल करें क्योंकि उसमें थोड़ी सी एडवांस लेवल थोड़ी सी बातें हैं। तो आई विल एक्सपेक्ट कि हाइलो के जो सवाल हमने किए हैं, बेसिक असूल 3 स्टेप्स हैं, उन 3 स्टेप को अप्लाई करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने यही एग्जाम्पल जो 2 की हैं, अगर हाथ से ये एक गुजार लो तो हाइलो मेथड कहीं नहीं जाता आपका। ठीक है, जो हाइलो मेथड में वेरिएशन है, थोड़ा एडवांस लेवल नॉलेज है, उस पर इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे और कल हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। बल्कि 1 मिनट रुके, भी हमारे पास 5 मिनट है ना, इसको तो छोड़ दें। जनरली थोड़ी सी एक बात करते हैं, हमें कॉस्ट के रेफरेंस से एक बहुत अहम चीज जो आपको सीखनी है, सीखी भी है, उसको आपने मजीद कमांड में लाना है। वो लॉजिकल मैथ बहुत ज्यादा यहां पे चलता है भाई। हम वो आपने जो पढ़ा है ना पीछे क्यूएम में स्पेशलाइज्ड टूल जो पढ़े हैं, वो टूल नहीं, लेकिन लॉजिकल मैथ प्राइमरली परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन की एडजस्टमेंट वैल्यूज में, ये यहां पे हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे मैं एक छोटा सा डाटा आपके सामने लिखता हूं, इसको जरा मेरे सामने जरा सॉल्व करके दिखाइए। एक कंपनी ने 2022 और 2023 का डाटा है और यहां पे मैं चेंज लाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये
प्रोडक्शन है, सेल्स हैं, कुछ भी है, कुछ भी ले लो। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं ये प्रोडक्शन का डाटा है, ठीक है, ये प्रोडक्शन का डाटा है। केस नंबर 1, एक कंपनी ने 2022 में 15,000 यूनिट्स बनाए और 15,000 से 2022 से 23 में जाते हुए इसमें 10% का इजाफा आया। तो 2023 में कितने यूनिट बनाए इसने? हर बच्चा कैलकुलेट करता जाए, जिस बच्चे को समझना है पूछ ले। 15,000 यूनिट्स 2022 में बनाए, 10% इजाफा 2023 में 16,500। इसको देखने का अंदाज क्या है आपका, कैलकुलेट करने का मैं एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन यहां पे सामने देता हूं आपको, उसको एक बार समझ लो, आगे उसी को लेकर चलते जाना है। मैं बार बार ये बेसिक कैलकुलेशन नहीं लाऊंगा आपके सामने। 15,000 यूनिट्स हमने बनाए थे, इसमें 10% इजाफा आ गया, 15,000 का 10%, ये कैलकुलेशन है। इसको अगर देखना चाहें तो 15,000 में इनमें से कॉमन निकालता हूं तो ये 1 प्लस 10% बच जाता है, और 10% का मतलब 0.1 है। 15,000 इंटू 1.1, ये है जी कैलकुलेशन, जिससे मेरा जवाब 16,500 आया। ऐसा ही है, ये किया ना आपने। तो आप इसको जैसे मर्जी देखो, असल में आपने 15,000 में 10% इजाफा डालना था तो 16,500 आ गया, 15,000 इंटू 1.1। केस नंबर 2, 15,000 यूनिट्स हैं, लेकिन 10% कमी हो गई, 13,500। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 13,500 कैसे आया? 15,000 इंटू 0.9, 10% कमी करनी है ना, 0.9 हो गया। ये 15,000 यूनिट्स ही थे। अच्छा, अब एक और सवाल, थोड़ा सा मैं रिवर्स काम करवाता हूं आपसे। भाई आपने 2023 में 18,000 यूनिट्स बेचे हैं, ये 18,000 यूनिट्स 2022 के मुकाबले में 20% ज्यादा है। तो बताओ 2022 में कितने यूनिट बेचे थे? 15,000। भाई यही इक्वेशन बनेगी ना, 15,000। बिल्कुल ठीक हो गया। एक्स हमने इक्वेशन बनानी है भाई, एक्स इंटू 1.2 इज इक्वल टू 18,000। ये इक्वेशन बनी ना हमारी, एक्स इंटू 1.2 18,000। तो एक्स क्या है? 15,000। 15,000 हमारी इक्वेशन यहां पे ये बन रही थी। भाई ये मेरी एक्स वैल्यू मिसिंग है, तो मुझे मिसिंग वैल्यू चाहिए। मेरा कैलकुलेशन का तरीका क्या था? 2022 इंटू 1.2 2023। तो 2022 इंटू 1.2 2023, 2022 की मिसिंग थी फिगर, निकाल ली हमने। इसी तरह एक और एक्टिविटी देखो, यहां पे मैंने 25,000 यूनिट बेचे हैं और ये 25,000 यूनिट 23% कमी के बाद हैं, 23% कमी के बाद हैं। तो बताइए एक्स क्या है? सॉल्व इट फॉर एक्स। चौथी एक्टिविटी, बेटा ये 22 के मुकाबले में 23% कम है। यहां से यहां को जा रहे हो, 22 से 23% कम है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है। 32467। ये वैल्यू कैसे आई जनाब? x इंटू 0.77 इज इक्वल टू 25,000। 23% कमी का मतलब ये वाली सेल इस सेल का 77% है, तो x इंटू 77% इज इक्वल टू 25,000। तो x इज 32,467। परसेंटेज का थोड़ा सा वार्म अप दिया। हम आगे चलते हुए अक्सर औकात मैं इसको टच करता रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता हम ये स्किल बिल्ड करते जाएंगे। मार्कअप मार्जिन भी आपने सीखा हुआ ना, उसको भी रिवाइज करेंगे इंशाअल्लाह। हम आहिस्ता आहिस्ता उसको भी रिवाइज करेंगे, परसेंटेज से भी प्ले ऑफ करेंगे, क्योंकि परसेंटेज प्रोपोर्शन की एडजस्टमेंट में बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हमें चाहिए होती है। अगर हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अच्छा चलना चाहते हैं तो उसको ग्रेजुअली हम आहिस्ता आहिस्ता कमांड में लाते जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।